कर पाए हैं, बाकी का भी मैं चाहता हूँ होना चाहिए। इसकी एक आध कोई पुस्तक छप जावे तो बड़ी मजा आ जाए। ऐसा तो है। हाँ जी, इतिहास बन जाएगा वो। इसके लिए मैं एक बात करता हूँ, डॉक्टर साहब 1952 में किताब छपी थी जैन जागरण के अग्रदूत, हाँ, अयोध्या प्रसाद गोयली ने। उनको पढ़कर मुझे लगा कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री का शासन देश विदेश में फैला कैसे, आगे इसको कुछ आधार 150 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने पूज्य गुरुदेव श्री का इतिहास बोला भी, और जो 150 विद्वान जिन्होंने भी काम किया उन सबका जीवन परिचय उसमें एकत्रित करके मैंने इतिहास संकलित किया है, और समय समय पर उसको अपडेट भी कर रहे हैं और इसको आप सबके सामने रखा है। मैं सोचता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री के लिए मेरी एक छोटी, सबसे छोटी एक श्रद्धांजलि। वाह, विद्वान टाइम। डॉक्टर साहब मैंने एक मिनट बेटा, डॉक्टर साहब मैंने एक संस्मरण पत्रक के नाम से 100 से ज्यादा प्रश्न तैयार किए हैं, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो गुरुदेव श्री के संबंध में प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपसे उन्हीं प्रश्नों को आपसे पूछना चाहता हूं, अभय जी से पूछना चाहता हूं, राजेंद्र भैया से पूछना चाहता हूं, युगल जी भाई साहब से पूछना चाहता हूं। जो भी हमारे विद्वान हैं या ब्रह्मचारी हैं, जो भी उपलब्ध लोग हैं, अपने दादा हैं, विमल दादा हैं, तो उसमें जो है वो ऐसे प्रश्न हैं कि भाई आप गुरुदेव श्री से मिले थे तो आपको कैसा अनुभव हुआ, गुरुदेव श्री से आपने जब वो इस संबंध में गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, इस संबंध में गुरुदेव श्री की आपकी क्या संस्मरण है। ऐसे वो मतलब 2-4 घंटे का हम आपसे चर्चा करें, और वो 2-4 घंटे की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और वो मतलब हम तो सब नश्वर काया है सबकी, और सब चले जाएंगे, लेकिन वो जो वीडियो की सामग्री है वो गुरुदेव श्री के संस्मरण जो हैं वो जिंदा रह जाएंगे। नहीं तो युगल जी साहब जो है 90 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी हम उनसे बात करें तो शायद कुछ हम उनसे उगलवा लेंगे, लेकिन उसके बाद में उनके जाने के बाद तो हमारे पास में कोई रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। मतलब हम कैसे उसको जान पाएंगे। एक ये हमने अनंत भाई के ट्रस्ट को भी ये प्रपोजल दिया था कि इस प्रकार का एक उद्यम किया जाए, तो ये उद्यम जो है ये बहुत बड़ा उद्यम होगा। बाद में आप उसको प्रकाशित करो, उसको डेवलप करो, आप उसको अवेलेबल कराओ, नहीं कराओ, जो भी कराओ, लेकिन आप एक दस्तावेज बना करके रख तो लो कम से कम। ऐसा हमारा एक भाव था, वो हमने उनके सामने रखा था। अब जो है एक पब्लिक टाइम जो है, विद्वत टाइम जो है, उसके लिए हमारे संयम जी आ रहे हैं। अगला ये जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है, ये प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे एक और बहुत ही ज्यादा लाडले विद्वान आदरणीय श्रीमान श्रेणिक जी पंडित जी। आदरणीय भाई साहब को विनय, मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है। आप एक बहुत अच्छा प्रश्न मेरे जहन में चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने सीधे सीधे तत्व ज्ञान परोसा, शुद्धात्मा की बात बताई, लेकिन आपका वर्तमान में जो प्रवचन चालू होता है वो तत्व ज्ञान से नैतिकता, सदाचार और पात्रता की ओर प्रस्थान कर जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी आवश्यकता है? क्या इन सब के बिना मोक्ष मार्ग समय से नहीं हो सकता? आदरणीय पंडित साहब के प्रवचन में नैतिकता और पात्रता की बहुत बात आती है, और वर्तमान में क्या इसकी आवश्यकता है या सीधे सीधे तत्वज्ञान परोसना चाहिए? जिसकी पात्रता होगी वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा। जब कभी 1 महीना रहना होता है कहीं पर, ज्यादा समय 15-20 दिन, तो वहां पर एक सिलसिलेवार पूरा विषय चलता है। अभी तक मेरे ख्याल में जो भी विषय है, कोई विषय ऐसा बाकी नहीं रहा जिस पर आते 5 पूरा पढ़ाई नहीं हुई, चाहे वालिंगन हो, चाहे सप्तभंग हो, इस पर काफी व्याख्या पूरी तरीके से, 4 अभाव, बहुत सारे प्रकरण जो आपको मालूम हुए, तो आते 5 चले। मेरा चूंकि कॉलेज में पढ़ाने का काम पड़ा है, तो मेरी पढ़ने पढ़ाने की शैली थोड़ी अलग प्रकार की है। मैं डॉक्टर साहब की तरह वर्ड टू वर्ड बिल्कुल नहीं चल पाता, एट ए ग्लांस चलने की आदत पड़ गई। पूरे सब्जेक्ट एट ए ग्लांस पूरे जिनागम में कैसे कहा जा रहा है उसे खोजने की एक आदत पड़ी। इसीलिए जब निमित्त उपादान पढ़ाया तो 1 पेज का चार्ट आया, उसके माध्यम से हमने पूरा पढ़ा। ऐसे आने जितने सब्जेक्ट पढ़ा वो इसी तरह से। अब बात आती है कि हम ये बातें क्यों रखते हैं युवाओं को जागृति की। सबसे बड़ी समस्या ये है
तात्कालिक दृष्टा और एक होते हैं दूरदृष्टा। मैं अपने आप को यूं समझ लो कि ये मान के चलता हूं कि मैं समाज को एक विहंगम एट ए ग्लांस विजन देख रहा हूं। मुझे आने वाले 25 वर्षों बाद हिंदी के प्रवचन गायब होते दिखाई दे रहे हैं। समय सार जी के पढ़ने वाले ये हिंदी में कितना पढ़ेंगे, कितना समझेंगे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों का जब पूरा कल्चर देखते हैं, खान पान देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, तो ये विषय भी हमें छूना पड़ता है। और ऐसे प्रसंगों पर जब हमें लगता है कि यहाँ पे युवक ज्यादा हैं, तो फिर ये विषय उठते हैं। और जब ये विषय बच्चे नहीं होते, बुजुर्ग विद्वान अच्छी प्रौढ़ समाज होती है, तो प्रौढ़ सब्जेक्ट भी चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम पूरे स्वामी जी का जीवन तत्व ज्ञान की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो हमें पूरे समाज के बारे में, उनकी पढ़ाई, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उसके लिए भी गाइडलाइन हमें अपनी ओर से देना चाहिए। क्योंकि बच्चे स्वयं से नहीं सोच पाते। बच्चे इस समय टेलीविजन, इंटरनेट, वेबसाइट और क्या क्या है तुम्हारे एंड्रॉइड फोन, इनसे जुड़े हुए हैं। और ये बच्चे, बड़ी दुख की बात है कि यदि हमारी पाठशाला नहीं होती और ये शिविर नहीं लग रहे होते, तो शायद आपको इतने युवा भी सुनने को नहीं मिलते। तो इसीलिए सभी तरह के विषयों में आते हैं और युवाओं के लिए भी संदेश बहुत आता है। भाई साहब, आपने समाधि मरण पर बहुत अच्छी व्याख्यान माला चलाई थी। अपूर्व अवसर पर आपके व्याख्यान हुए, सटलेश्या वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो आपने कहा ना, उनके हिसाब से कोई विषय बाकी नहीं है। मैं कुछ विषय आपको दे देता हूँ जिन पर आप अपनी व्याख्यान माला अवश्य चलाएं। जैसे धन्य मुनि दशा पर, धन्य श्रावक दशा पे, धन्य अविरत सम्यक्त्व दशा पर। हमारे डॉक्टर साहब से हम बहुत दिन से निवेदन कर रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती पर एक महाकाव्य लिखो। तो आप जो है इन विषयों पर व्याख्यान माला यदि आप चलाएं, तो उन विषयों का आप सर्वांगीण अध्ययन भी करेंगे और वो जो है एक दस्तावेज जो है बन करके तैयार हो जाएगा। आप एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके मैंने कुछ पेपर्स देखे भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक जो है एक अध्यात्म सूत्र लिखने का, जैसे तत्वार सूत्र है ना अपना, एक अध्यात्म सूत्र लिखने का उपक्रम कर रहे हैं। वो हिंदी में लिख रहे हैं, मतलब सूत्र हिंदी में भी लिखे जा सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। तो अध्यात्म सूत्र के रूप में मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, इस टाइप के सूत्र जो हैं उसमें आएंगे और वो भविष्य में जो है वो बड़ा एक कार्य हो सकता है। और उसमें जो है हम तैयार करके हमारी सारी विद्वत मंडली को उसकी एक एक कॉपी दे देवें और उनकी तरफ से हम उसमें आमंत्रित करें और सब मिलकर, मतलब वो रचना जो है वो आपकी रचना ना रहते हुए वो पूरा समग्र मुमुक्षु समाज के हमारे विद्वान हैं, उन सबकी मिलकर के एक सामूहिक रचना बन जावे। उसका मतलब 2, 4, 5 लोग एडिटिंग करें, मतलब वो काम बहुत अच्छा हो सकता है। अंत में हम आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो ये है कि आप युवाओं को आपका क्या संदेश है? युवाओं को संदेश वैसे तो प्रवचन में आता ही रहता है, लेकिन युवाओं के हाथ में जैन धर्म की बात है। यदि आप पूज्य गुरुदेव श्री का गौरव अनुभव करते हैं, आचार्य कुमकुम स्वामी का गौरव अनुभव करते हैं, महावीर भगवान का गौरव अनुभव करते हैं, तो एक ही संकल्प करो कि हम इसे कभी अपने कारण धूमिल नहीं होने देंगे, कलंकित नहीं होने देंगे। हमारा खान पान, हमारी पूजा पाठ इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग देखकर कहेंगे क्या देखा, एक रानी स्वामी की बात, एक रानी स्वामी की शिष्य है, मैंने हमें आपके जीवन से ये आशाएं और अपेक्षाएं हैं। मैंने एक बात कही थी, समय कोशिश करो कि विदेश का मन नहीं करना पड़े। मुझे एक बच्चे ने हाथ आज आकर कहा कि सर मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं विदेश नहीं गया। बहुत खुशी की बात है। कौन बच्चा खड़ा हुआ बैठे जिसने आज मेरे से कहा हाँ, इसने कहा कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा। सुबह का प्रोजेक्ट सुन रही है, माता पिता की सेवा, समाधि, गुरुजनों की सेवा और तत्व ज्ञान की प्रभाव में एक बहुत बड़ा काम है जो आपके कंधों पर है। और यही अपेक्षाएं हम आपसे रखते हैं कि आप स्वपर का हित करने के लिए स्वाध्याय करते हुए ये काम जरूर करें। भाई साहब, आपसे चर्चा करके हम सभी को बहुत खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है। और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अगले विद्वान पंडित अभय कुमार जी शास्त्री, आचार्य जैन दर्शनाचार्य को, कि वे आए और कुछ हम उनसे भी चर्चा करना चाहते हैं। और भाई साहब, आप कैसे हैं? आपकी
सामने नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी अभी आप बाईपास सर्जरी करके आए हो और हम लोगों ने पंच कल्याणक का बड़ा मंच संचालन का इतना बड़ा भार आपके ऊपर डाल दिया, तो उससे आप कुछ मतलब सहज असहज तो नहीं है ना कुछ? सर्जरी हुए लगभग 3.5 पौने 4 महीने हो चुके हैं। ये 10 सितंबर को हुई थी और उसी समय डॉक्टर ने कह दिया था, पवन जी का भी फोन आया था, 2 महीने बाद आप ऐसे हो जाएंगे से दौड़ने लगेंगे। और इससे तो मुझे प्रयोग करने का अवसर मिला, सर्जरी का लाभ भी मुझे यहाँ इसमें मिल रहा है कि मैं बहुत अलर्ट होकर और बहुत तन्मयता पूर्वक ये काम कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं सर्जरी करने वाले डॉक्टर को भी परोक्ष रूप में धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे नागपुर में रह चुके हैं ना वो डॉक्टर साहब जो अजय पाटिल, मतलब उसमें नागपुर का भी श्रेय है, आप लोग खुश हो सकते हैं। नागपुर का है, राकेश जी का भी है। उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि आप क्यों मना कर रहे हो, मैं आया जाता हूँ, आप हाँ कह दो। बोले मैं आपकी जगह होता तो हाँ कह रही। बस ये बात इनको चुभ गई और इन्हें करा दी। मत आना, मेरी जगह मुझे ही दे। भाई साहब, आप जो हैं जबलपुर रांझी में आपका जन्म हुआ और आपकी सम्यक ज्ञान पहले, मतलब हम अब इसको ज्यादा सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति वगैरह से मत जोड़ना। आपकी सम्यक ज्ञान रूपी देह का जन्म सोनगढ़ जयपुर में हुआ। आप डॉक्टर भारिल्ल के भी अंतेवासी रहे, आप जयपुर रहे, छिंदवाड़ा रहे, देवलाली रहे, मतलब आपको कहाँ का माना जाए? इससे क्या फर्क है? जीव अनंत बार अनंत गतियों में भाव भ्रमण करता है। ये कौन सी प्रयोजनभूत बात है कि कहाँ का माना जाए? लेकिन सारी दुनिया जानती है कि 16 वर्ष की उम्र जब मेरी थी तब मैं पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया और उसके 2 साल बाद प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दादा के संपर्क में आया। दादा का जो चुंबकीय आकर्षण उस समय मुझे था वैसा ही आज भी है। और समझ लीजिए, मैं एक फर्क आपको बताता हूँ, यदि मैं दादा के संपर्क में न आया होता तो मेरे चिंतन में जो मैं बैलेंस महसूस करता हूँ आगम और अध्यात्म का, वो न होता। और जो एक दूसरी पद्धति है भावुकता वाली और समर्पण वाली और जय जयनाथ वाली, वो उसमें मैं बह जाता। और दादा का जो सूत्र है कि धर्म भावुकता से नहीं होता है, धर्म तो एक यथार्थ तार्किक धरातल पर चिंतन करने वाली चीज है। ये लाभ मुझे दादा से ही मिला। अध्यात्म का लाभ जहाँ गुरुदेव से मिला, अध्यात्म रस का, तो उसमें हम बहक न जावे, ये दादा से लाभ मिला। आप कहीं का भी कह सकते हैं, सोनगढ़, जयपुर, देवलाली, कहीं का भी कह। नहीं, डॉक्टर साहब से भी हमने एक प्रश्न पूछा था, एक उसी टाइप का प्रश्न आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप भी लेखन के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, पूजन के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, संस्था संचालन आदि के क्षेत्र में भी आप रहे हैं। आपकी दृष्टि में क्या, आपकी दृष्टि में भी कोई तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में कोई विधा ऐसी है कि हमारे दूसरे साथी जो हैं उसको एक्सेप्ट कर ले? नया युग आ गया है, कंप्यूटर का युग है, तो इनकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से मतलब इनने भी कोई ऐसा विधा को चुनना चाहिए और अपने अपने रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसकी दृष्टि में आपने कुछ सोचा हो इस पॉइंट से? जैसा कि दादा ने कहा वो बात बिल्कुल सत्य है। ये विधाएं तो बहुत सी हो सकती हैं, उनने तो कहा था अनंत हो सकती हैं, लाखों हो सकती है, कोई बात नहीं। अब जिसके दिमाग में जो आ जाए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं अपने विराट को इस मामले में याद करता हूँ। ये जो बच्चों की कविताएं, बच्चों की किताबें निकालना, यद्यपि बालबोध वगैरह बच्चों के लिए निकली थी, लेकिन बच्चों को एक रोचक सामग्री में तत्व ज्ञान देना, ये उसने अपने आप खोज लिया। वैसे आज जो जितना ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, उतना समझ लो संभावनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन मूल तत्व ज्ञान जो है वो तो यही रहेगा। माल तो यही परोसना है, चाहे उसका तरीका अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई भी निकाल ले रहे। जैसे हमारे यहाँ अपने जयपुर के कुछ छात्रों ने पहले
नाटक चालू किए थे और वो निमित्त उपादान वगैरह विषय पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक रखे। वो ज्यादा वो विधा डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन बच्चे अगर चाहें तो नाटक के रूप में भी इस तत्वज्ञान को परोस सकते हैं। ये तो पुरानी है लेकिन अपने यहाँ उतना इसको महत्व नहीं है, तो उसको भी देख सकते हैं। मतलब बहुत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मेरा तो सोच इस मामले में सीमित है, मैं ज्यादा उतना सोचता नहीं। भाई साहब से मेरे बहुत निकट संबंध रहे हैं और हम लोग जयपुर में जब रहते थे तो हमारी छोटी भाई यहाँ पर बैठी हैं, ये हमको बैल जोड़ी की गाड़ी के दो पहिया बोलती थी और कभी हम अकेले मिल जाते थे तो पूछती थी दूसरा कहाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हम जो हैं एक दोस्त भी हैं, हम भाई भी हैं और साड़ू भाई भी हैं। आपको इनमें सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा लगता है? आप संयम से कह रहे थे, रिश्तेदारी की बात तो मेरे गले पड़ गई। देखिए, दोस्त के रूप में ही मैं आपको ज्यादा देखता हूँ। साड़ू भाई होने के बाद भी मेरी जो फीलिंग है तुम्हारे प्रति वो कभी चेंज नहीं हुई। और किसी भी विषय पे खुला विचार विमर्श करना, और चाहे वो तात्विक हो या सामाजिक हो, और उसमें भले आपस में मतभेद भी होना, हम लोगों में झगड़े भी बहुत होते थे, झगड़े ना हो वो पूछना मत आप कैसे होते थे, मतलब दीवाने रंगीन हो जाते थे। मैं हमेशा कोई फीलिंग रखता हूँ और समाज के सामने मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। ये अभ्यास करने में और खोज